परछाई एपिसोड 155। अब आगे। युवराज सुहानी के सर पर लगे चोट को ठीक करने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो अपने हाथ को रोक लेता है। वो अपना हाथ पीछे लेते हुए खुद से कहता है, कहीं मैं सुहानी को चोट न पहुंचा दूं। 3 साल पहले तक युवराज मृदुला से जुड़ा था, जो उस तांत्रिक के साथ मिलकर युवराज की शक्तियों को कंट्रोल करती थी, और तब तक युवराज को पता भी नहीं था कि उसके पास कितनी शक्तियां हैं। लेकिन उन अस्थियों को नष्ट करने के बाद युवराज पर उन दोनों का कंट्रोल खत्म हो गया था और युवराज के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आ गई कि वो अब तक उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। युवराज जितना उन शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता, वो शक्तियां उतनी ही उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती। युवराज की मदद करने के लिए ना उसके साथ पद्मिनी थी और ना समायरा, इसलिए वक्त के साथ उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। युवराज सुहानी के चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या आज फिर से सुहानी ने मुझे शांत किया? लेकिन सुहानी हर बार ऐसा कैसे कर पाती है? युवराज यही सब सोचते हुए सुहानी के पास ही सो जाता है। सुबह हो गई थी। सुहानी युवराज की बाहों में आराम से सो रही थी। तभी सुहानी की नींद खुलती है और उसकी बॉडी में थोड़ा मूवमेंट होने लगता है, इससे युवराज की नींद भी खुल जाती है। आंखें खोलते ही उन दोनों की नज़र एक दूसरे के चेहरे पर जाती है। इतने टाइम बाद आज युवराज और सुहानी की सुबह इतनी खूबसूरत हुई थी। वो दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद युवराज होश में आता है और वो सुहानी से कहता है, अब तुम ठीक हो? युवराज के इस सवाल से सुहानी भी होश में आ जाती है और उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। सुहानी का चेहरा, जो अभी तक युवराज को देखते हुए सुकून से भरा था, उस पर अब परेशानी के भाव आ जाते हैं। सुहानी नोटिस करती है कि इस वक्त वो युवराज की बाहों में उसके बहुत करीब है। वो धीरे से उठकर युवराज से दूर हो जाती है। युवराज भी बेड से उठकर कहता है, तुम रात को इतनी परेशान क्यों थी? सुहानी युवराज से सच छुपाते हुए कहती है, वो बस मुझे एक बुरा सपना आया था। युवराज कहता है, कैसा सपना? सुहानी बात को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये कहकर सुहानी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। युवराज जानता था कि सुहानी ने पिछली बार उस साए को शिकार करते हुए अपने सपने में देखा था और उसे पता था कि ऐसे सपने आने पर सुहानी कैसे रिएक्ट करती है। कल रात सुहानी का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था। युवराज को अब किसी अनहोनी का डर परेशान करने लगा था। वो तेजी से जाकर सुहानी के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सुहानी युवराज की आंखों में ही देखते हुए कहती है, अगर छुपा भी रही हूं तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? युवराज को अब गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने का हक है। युवराज की बात सुनकर सुहानी गुस्से के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, वाइफ? युवराज सर, हक जताने से पहले अपनी ड्यूटी पूरी की जाती है, जो आपने नहीं की तो मुझसे इतनी ऑनेस्टी की उम्मीद भी मत रखिए। ये कहकर सुहानी आगे बढ़ने लगती है, तभी युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सुहानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, छोड़िए मुझे। युवराज सुहानी से कुछ नहीं कहता, वो फौरन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड के पास ले जाकर उस पर बैठा देता है। सुहानी को समझ नहीं आता कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज सुहानी के पास बैठकर ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकालता है और सुहानी के चेहरे से बाल हटाकर उस पर दवा लगाने लगता है। ये देखकर सुहानी को थोड़ी हैरानी होती है। वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, मेरी चोट पर दवा क्यों लगा रहे हैं? पहले तो वो बिना किसी दवा के मुझे ठीक कर देते थे। सुहानी युवराज का वो हाथ पकड़ लेती है जिससे वो सुहानी को दवा लगा रहा था। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज थोड़ा चौंक जाता है। ये देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज के हाथ से दवा लगा हुआ कॉटन लेकर नीचे रख देती है और युवराज का हाथ पकड़कर उसे अपनी चोट तक ले जाने लगती है। जब युवराज का हाथ सुहानी की चोट को छूने वाला होता है, युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी? सुहानी जवाब देती है, नहीं लगेगी। ये कहकर सुहानी युवराज का हाथ अपने उस चोट पर रख देती है और कुछ पल के बाद उसका हाथ हटा देती है। ये देखकर युवराज हैरान रह जाता है कि अब सुहानी के चेहरे की चोट बिल्कुल गायब हो चुकी थी और इससे सुहानी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। 3 साल बाद आज पहली बार युवराज की शक्तियों ने बिल्कुल सही तरह से कम किया था। इससे पहले उसकी शक्तियां उसके लिए मुसीबत बन गई थी। युवराज सुहानी से कहता है, ये तुमने कैसे किया? सुहानी अपनी जगह से उठकर कहती है, ये मैंने नहीं, आपने किया, और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है।
युवराज अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी के साथ होने पर वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे कर पाता है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक निशा के रूम में बैठे थे। उस कमरे में खामोशी छाई थी और वो तीनों इस वक्त काफी सीरियस थे। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, सुहानी, ऐसा कैसे हो सकता है? तू मृदुला के शिकार देख सकती थी, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, लेकिन तू इस साए के शिकार को कैसे देख सकती है? और तू ये भी कह रही है कि तुझे इन मौतों का पहले से अंदाजा हो गया था। दिस इज नॉट पॉसिबल यार। सुहानी भी परेशानी भरी आवाज में कहती है, आई नो निशा, बट ये सच है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो साया आज रात किसी को मारने वाला है, और उसने इस बार 4 लोगों की जान ली है। विवेक कहता है, सुहानी, अगर तुम्हें इसका अंदाजा पहले ही हो गया था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? सुहानी कहती है, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। निशा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मृदुला ज्यादातर एक टाइम पर एक ही शिकार करती थी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा लोगों को मार रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? सुहानी कुछ सोचकर कहती है, पता नहीं, लेकिन वो शिकार करने से पहले कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। विवेक क्यूरियस होकर कहता है, कैसे मंत्र? सुहानी अपने सपने को याद करके कहती है, वो मंत्र मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ अजीब सी भाषा में था, हिंदी या संस्कृत तो बिल्कुल नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद सुहानी थोड़ा घबराते हुए कहती है, मंत्र से मुझे एक और बात याद आई। ये कहकर सुहानी निशा और विवेक को आज रात की बात बताने लगती है कि कैसे उसने युवराज को शांत किया था। निशा और विवेक सुहानी की बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सुहानी की बात पूरी होते ही निशा कहती है, सुहानी, तूने युवराज सर को शांत करने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ा और ये सब तू कैसे जानती है? सुहानी भी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, पता नहीं यार, वो सब बस अपने आप हो गया। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने कौन सा मंत्र पढ़ा था। युवराज सर बेचैन थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उनका हाथ धीरे धीरे बहुत गर्म होता जा रहा था। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उनके सर पर हाथ रखा और कोई मंत्र पढ़ दिया। निशा सुहानी के सामने आकर कहती है, सुहानी, क्या तुझमें भी कुछ पावर्स हैं? सुहानी जवाब देती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन। ये कहते हुए सुहानी घबराते हुए खामोश हो जाती है। विवेक कहता है, लेकिन क्या? सुहानी घबराते हुए कहती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे उस साए और मेरे बीच कोई कनेक्शन है। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक उसे एकटक देखने लगते हैं। सुहानी उन दोनों को देखकर आगे कहती है, जब मृदुला किसी का शिकार करती थी तो मैं बस उसे देख सकती थी, लेकिन जब ये साया शिकार करता है तो मैं उसे महसूस कर पाती हूँ। विवेक भी घबराते हुए कहता है, ओह गॉड। निशा खिड़की से बाहर देखते हुए कहती है, क्या तुम लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि राघव सूर्यवंशी ने हमें बेवकूफ बनाया होगा? क्या? सुहानी और विवेक वक्त साथ कहते हैं। निशा आगे कहती है, हाँ, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। जिस पर भी मृदुला की आत्मा हावी होती थी वो जिंदा नहीं बचता था। सिर्फ 2 लोग ही मृदुला की आत्मा के हावी होने के बाद जिंदा बचे थे, सुहानी और उसकी मॉम। मृदुला ने काफी टाइम तक सुहानी की मॉम के शरीर में थी, लेकिन तब उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और उससे भी अजीब बात, मृदुला ने सबको मार दिया, बस राघव को नहीं मारा, ऐसा क्यों? ये सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है और विवेक कहता है, निशा, तुम भूल रही हो, सना भी उस मृदुला के हावी होने के बाद जिंदा थी। निशा कहती है, शायद तुम भूल रहे हो, सना पर मृदुला हावी नहीं थी, उसे बस पोजेस किया गया था। सुहानी फौरन कहती है, निशा की बात में पॉइंट तो है। रघु अंकल 3 साल से गायब हैं। मेरी और मेरी फैमिली के बारे में हमें जो भी पता चला है सिर्फ उनसे ही चला है। हो सकता है उन्होंने हमसे कुछ छुपाया हो, हमें उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक और इंसान से मिलना होगा जिसने हमसे और भी कुछ छुपाया है। निशा क्यूरियस होकर कहती है, कौन? सुहानी जवाब देती है, समायरा। सुहानी, निशा और विवेक को नहीं पता था कि युवराज दूसरे कमरे में बैठे उन तीनों की बातें सुन रहा है। उनकी बात पूरी होने पर युवराज अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहता है, राघव सूर्यवंशी, वो जहां भी है उसे ढूंढकर यहाँ लाओ, और अगर कोई भी ऐसा इंसान बचा है जो महेश सक्सेना और उसकी फैमिली को जानता था, उसे भी जल्द से जल्द मेरे सामने लाकर खड़ा करो। फोन रखते ही युवराज खुद से कहता है, आखिर सुहानी है कौन? तभी युवराज का फोन बजता है और वो देखता है कि उसके फोन पर इंस्पेक्टर शर्मा ने कुछ मैसेजेस आए थे। उसने युवराज को कुछ फोटोज भेजे थे। ये उन्हीं लोगों के फोटोज थे जिनकी कल रात मौत हुई थी।
उन फोटोज को देखकर युवराज को फिर से गुस्सा आने लगता है। इधर समायरा अर्नव के घर से बाहर निकल रही थी। बाहर जाने के लिए वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने सुहानी, निशा और विवेक के साथ खड़ी होती है। उन तीनों को देखकर समायरा बिना कुछ कहे वापस घर के अंदर आ जाती है। समायरा सुहानी से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, आपको कैसे पता था कि युवराज सर की शक्तियों पर मेरा कोई असर होता है? सुहानी का सवाल सुनकर समायरा उससे कहती है, क्या कल रात तुमने फिर से उन लोगों की मौत को सपने में देखा? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, सवाल पहले मैंने किया है तो पहले जवाब मुझे मिलना चाहिए। समायरा सुहानी से नजरें फेरकर कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। समायरा के जवाब से सुहानी को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहती है, और ये डिसाइड करने वाली आप होती कौन है? सुहानी का गुस्सा देखकर विवेक और निशा डर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों समायरा के गुस्से को अच्छे से जानते थे। विवेक सुहानी के पास आकर कहता है, सुहानी। विवेक इतना ही कह पाता है, तभी सुहानी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं विवेक, इस बार नहीं। युवराज सर और इन्होंने हमें समझ क्या रखा है। हमसे भले ये 1000 बातें छुपाएं, लेकिन इनकी उम्मीद होती है कि हम इनसे सब कुछ शेयर करें। क्यों? सुहानी का गुस्सा देखकर विवेक भी आगे कुछ नहीं कहता। समायरा वहां खामोश खड़ी थी। सुहानी फिर से कहती है, समायरा, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। समायरा का जवाब सुनकर सुहानी गुस्से में वहां से जाने लगती है, तभी समायरा भी गुस्से में कहती है, मैंने पूछा कि क्या तुमने सपने में उन लोगों की मौत होते हुए देखा था? सुहानी बिना पीछे पलटे कहती है, मैं भी आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये कहकर सुहानी वहां से चली जाती है। निशा और विवेक भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाते हैं। समायरा वहां गुस्से में खड़े हुए उन्हें जाते देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो तीनों एक कैफे में बैठे हुए थे। सुहानी के चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था। निशा सुहानी की हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, सुहानी, यहाँ गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें समायरा की मदद की जरूरत पड़ेगी। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती है, नहीं यार, युवराज सर और समायरा हमसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, और ऐसे में मैं उन दोनों पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। निशा आगे कहती है, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सुहानी निशा की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं निशा, ऐसा नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या, ये सब हमने शुरू किया था और धीरे धीरे हमें मदद मिलती गई। हमें ये फिर से शुरू करना होगा, और मुझे यकीन है कि हमेशा की तरह मदद साथ में आती जाएगी। हम युवराज सर और समायरा के भरोसे नहीं बैठ सकते। विवेक और निशा को भी सुहानी की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। विवेक कहता है, लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? सुहानी कहती है, वहीं से जहाँ से पिछली बार शुरू किया था, विशिंग वेल। सुहानी के जवाब से निशा और विवेक दोनों परेशान हो जाते हैं। निशा डरते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी, तू कहना क्या चाहती है? हम पिछली बार की तरह रात को विशिंग वेल के पास जाएंगे? सुहानी जवाब देती है, हम नहीं, सिर्फ मैं। आज रात वो शिकार के लिए फिर से बाहर आएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर हमारे बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है। एपिसोड 56। अब आगे। ये सुनकर निशा कहती है, सुहानी, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे वहां अकेले जाने देंगे? निशा की बात पूरी होते ही विवेक कहता है, हाँ सुहानी, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि हमारे होते हुए तुम वहां अकेले जाओगी? सुहानी निशा और विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों की वैल्यू नहीं करती। मैं सच में बहुत लकी फील करती हूँ कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन इस बार मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, वहाँ बहुत खतरा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि उस साय ने कैसे पद्मिनी और युवराज सर को विशिंग वेल के अंदर खींच लिया था? अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विवेक कहता है, सुहानी, हम सब अच्छे से जानते हैं कि अब हम घर में भी सेफ नहीं है। अब वो साया लोगों के घर में जाकर भी अपना शिकार कर रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि घर में वो हम पर अटैक नहीं करेगा। तो ठीक है ना, एक बार उसका भी सामना करके देख लेते हैं। तुम ही कहती हो ना, इस काम के लिए हमें चुना गया है। अगर सच में ऐसा कुछ है तो हमें फिर से मदद मिल जाएगी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, विवेक सही कह रहा है। अब चाहे जो भी हो, कम से कम हम एक दूसरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। निशा के ऐसा कहने पर सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन हमारे सामने उस विशिंग वेल तक जाने से भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। विवेक की बात सुनकर निशा कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। सुहानी विवेक के मन की बात समझकर कहती है, युवराज सर। विवेक सुहानी की बात को पूरा करते हुए कहता है, और समायरा भी। विवेक आगे कहता है, युवराज सर की नज़र हम तीनों पर है, वो हमें रात को घर से निकलने ही नहीं देंगे। और अगर समायरा को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हम आधी रात को उस साए से मिलने विशिंग वेल के पास जा रहे हैं, तो वो हमें वहां जाने नहीं देगी। सुहानी और विवेक यही सब सोचते हुए परेशान होने लगते हैं। तभी निशा एक स्माइल के साथ कहती है, उन दोनों को मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है उन दोनों का क्या करना है। निशा का कॉन्फिडेंस देखकर सुहानी और विवेक उसे हैरानी से घूरने लगते हैं। विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, निशा, तुम जानती हो ना कि हम युवराज सर और समायरा के बारे में बात कर रहे हैं। चलो समायरा तक तो समझ आ रहा है, लेकिन युवराज सर, उनसे हम नहीं बच सकते। निशा बिल्कुल चिल होकर कहती है, मैंने कहा ना, मुझे पता है उन दोनों का क्या करना है। निशा विवेक और सुहानी का हैरान चेहरा देखकर कहती है, अच्छा एक बात बताओ, आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल हुआ है? विवेक और सुहानी निशा को एकटक देखते हुए ना में अपना सर हिला देते हैं। निशा आगे कहती है, इस बार भी नहीं होगा। वो दोनों खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, देखना कल से वो हमें फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ देंगे। ये कहकर निशा विवेक और सुहानी को अपना प्लान बताने लगती है। जैसे जैसे वो दोनों निशा की बात सुनते जा रहे थे, उन दोनों के चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। इधर अर्नव की कार उस घर के सामने रुकती है जिस घर में आज रात 4 लोगों की मौत हुई थी। कार से बाहर निकलकर अर्नव फौरन घर के अंदर जाने लगता है। इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव को देखकर उसके पास आता है और उसे ग्रीट करके उसके साथ साथ चलने लगता है। अर्नव आगे बढ़ते हुए कहता है, डेड बॉडीज कहाँ हैं? इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, सर, एक बॉडी बाहर गार्डन में है और बाकी की 3 बॉडीज रूम्स में हैं। आपने कहा था, इसलिए हमने बॉडी को हटाया नहीं है। अर्नव गार्डन की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है, हम। अर्नव गार्डन के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां उस लड़की की लाश पड़ी थी। वो लाश अभी भी पेट के बल जमीन पर पड़ी थी। अर्नव एक कांस्टेबल से कहता है, इसे पलटो। अर्नव का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो कांस्टेबल जैसे ही उस लाश को पलटता है, वहां खड़े सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उस लड़की की पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ गई थी। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और उसके होंठ बिल्कुल काले हो चुके थे। वो डेड बॉडी इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर दिन के वक्त भी सभी पुलिस वालों की हालत डर से खराब हो रही थी। उस बॉडी को देखकर अर्नव समझ जाता है कि ये केस पुलिस सॉल्व कर ही नहीं सकती। इसके बाद अर्नव घर के अंदर बाकी की डेड बॉडीज को देखता है। उन सभी बॉडीज की भी वही हालत थी जो उस लड़की की बॉडी की थी। ये सब देखकर अर्नव का भी सर घूमने लगा था। वो बड़े से बड़े क्रिमिनल को तो पकड़ सकता था, लेकिन इस केस में वो बिना समायरा और युवराज की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता था। अर्नव फौरन फोन उठाकर समायरा को कॉल करता है। समायरा अर्नव का फोन आंसर करते हुए कहती है, हेलो। अर्नव जवाब देता है, इन मौतों की वजह वो साया ही है, और अब वो एक साथ कई लोगों को मारने लगा है। ये सुनकर समायरा भी परेशान हो जाती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि इस साए को कैसे रोका जा सकता है। समायरा किसी जरूरी काम में फंसे होने की वजह से युवराज से भी नहीं मिल पा रही थी। वो जानती थी कि युवराज की मदद के बिना वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकती है। ऊपर से सुहानी की नाराजगी से भी समायरा परेशान थी, क्योंकि अब सुहानी समायरा से कुछ भी शेयर करने वाली नहीं थी। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी अपने रूम में थे। सुहानी के दिमाग में निशा प्लान चल रहा था और वो उस प्लान के एग्जीक्यूशन के बारे में सोच रही थी। सुहानी यही सब सोचते हुए अपना चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन लिए हुए युवराज को तिरछी नजरों से देख रही थी। सुहानी का इस तरह देखना युवराज को हमेशा की तरह इरिटेट कर रहा था, लेकिन इस बार वो चाहकर भी सुहानी से कुछ कह नहीं पाता। सुहानी टेंशन में अपने नाखून चबाते हुए कब से उसी तरह से युवराज को ही देख रही थी। जब युवराज से कंट्रोल नहीं होता तो वो चिढ़कर अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहता है, तुम मुझे घूरना बंद करोगी? युवराज की आवाज़ से सुहानी का ध्यान टूटता है और वो होश में आकर नर्वस होते हुए कहती है, ककू कुछ कहा आपने? युवराज उसी अंदाज में कहता है, हाँ, तुम मुझे पिछले आधे घंटे से अपने नाखून चबाते हुए घूर रही हो। सुहानी थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं युवराज को उस पर शक ना हो जाए। वो अपनी नर्वसनेस छुपाकर मुस्कुराते हुए कहती है, युवराज सर, आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना, तो मैं तो आपको घूर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ आज पूरी रात आपको ऐसे ही देखती रहूँ।
युवराज गुस्से से अपने मन में कहता है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा इस तरह से मुझे देखना मुझे बहुत इरिटेट करता है, इसलिए तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। युवराज को चिढ़ते देख सुहानी उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ युवराज सर, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? युवराज कोई जवाब नहीं देता, वो बस अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए सुहानी को देख रहा था। सुहानी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सीरियस होकर कहती है, युवराज सर, मैं आजकल देख रही हूँ कि आप बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। आपको ना मेडिटेशन करना चाहिए। माइंड रिलैक्स हो जाता है और गुस्सा कम आता है। युवराज और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है, मैं तुम्हें चिड़चिड़ा लगता हूँ? सुहानी कहती है, नहीं है। युवराज गुस्से में अपनी आवाज ऊंची करके कहता है, मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, समझी तुम? बकवास मत करो। सुहानी युवराज के चेहरे पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? युवराज गुस्से में कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। सुहानी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, नहीं युवराज सर, देखिए आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्से से आपका चेहरा लाल हो गया है। युवराज गुस्से में सुहानी की तरफ एक कदम बढ़ता है, फिर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वहीं रुक जाता है और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। युवराज बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर रूम से बाहर जाने लगता है। ये देखकर सुहानी कहती है, आपको क्या लगता है मैं स्टडी रूम में नहीं आ सकती? सुहानी युवराज को इरिटेट करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम चाहती क्या हो? सुहानी एक स्माइल के साथ कहती है, मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे एहसास होता है कि सुहानी ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बस कुछ देर युवराज से बात करना चाहती थी। युवराज सुहानी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था जब तक सुहानी ऐसी कुछ हरकत करके उसे मजबूर नहीं कर देती थी। युवराज का गुस्सा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वो बस सुहानी के चेहरे को ही देख रहा था। युवराज को ऐसे देखकर सुहानी कहती है, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपना काम कीजिए, मैं सो रही हूँ। ये कहकर सुहानी ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है और युवराज उसे बस देखता रह जाता है। युवराज सुहानी के इस बिहेवियर से उसकी युवराज के लिए बेचैनी को साफ देख पा रहा था। ये सब देखकर उसे सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रात के 2:30 बजे थे, तभी निशा सभी गार्ड से छुपते हुए युवराज के कमरे की खिड़की के पास आती है और उसके कमरे की खिड़की को निशाना बनाकर एक पत्थर फेंक देती है। वो पत्थर युवराज की खिड़की की कांच को तोड़ते हुए उसके कमरे के अंदर आ जाता है। ये आवाज़ सुनते ही युवराज की नींद खुल जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाता है। इससे नींद तो सुहानी की भी खुल जाती है, लेकिन वो अभी भी सोने की एक्टिंग करती रहती है। युवराज बेड से उठकर बिना लाइट ऑन किए अपने आसपास देखता है, तभी उसकी नज़र फ्लोर पर पड़े एक पत्थर पर जाती है। युवराज नोटिस करता है कि उस पत्थर पर एक कागज़ लिपटा हुआ है। युवराज फौरन अपनी खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। युवराज उस पत्थर को उठाकर उस कागज़ को देखता है। उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ था, इसी वक्त मुझसे शहर के बाहर वाले अपने फ्लैट में मिलो, सुहानी के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। समायरा। उस नोट में सुहानी के बारे में लिखा था, इसलिए युवराज उसे पढ़कर बिना कुछ सोचे कार कीज उठाकर अपने कमरे से बाहर चला जाता है। युवराज के वहां से जाते ही सुहानी की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। युवराज अपनी कार लेकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। निशा छिपकर युवराज को ही देख रही थी। उसके जाने के बाद निशा एक स्माइल के साथ ब्लूटूथ पर कहती है, मेरा काम हो गया। दूसरी तरफ से विवेक की आवाज़ आती है, मेरा भी। इधर विवेक ने भी अर्नव के घर के बाहर पहुंचकर समायरा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। समायरा को लगता है कि वो मैसेज युवराज ने उसके लिए भेजे हैं और वो फौरन अर्नव के घर से उसे बिना बताए अपनी बाइक ले चली जाती है। समायरा के निकलने के बाद विवेक निशा से कहता है, मैंने तुम दोनों के वहां से बाहर निकलने का इंतजाम कर लिया है, तुम दोनों वहां से बाहर निकलो, मैं कार लेकर आता हूँ। इधर युवराज शहर से बाहर के अपने फ्लैट में पहुंच जाता है और वहां बैठकर समायरा का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में समायरा युवराज के उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। समायरा को देखकर युवराज अपनी जगह से उठ जाता है और उसे देखने लगता है। समायरा भी क्यूरियस होकर युवराज को ही देख रही थी। समायरा को लग रहा था कि युवराज ने उसे बुलाया है और युवराज को लग रहा था कि समायरा ने उसे बुलाया है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहते हैं। जब काफी टाइम तक उन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता तो दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, क्या बात करनी थी तुम्हें?
ये सुनकर वो दोनों फिर से एक साथ कहते हैं, व्हाट। समायरा अपनी साधना छोड़कर युवराज से मिलने आई थी। उसके बाद भी युवराज के इस बिहेवियर से समायरा को गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए युवराज से कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। युवराज भी गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। युवराज की बात सुनकर समायरा भी कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन उसके दिमाग में भी कुछ क्लिक करता है और वो भी कुछ नहीं कहती। अब उन दोनों को ही अंदाजा होने लगा था कि उनके साथ क्या हुआ होगा। युवराज फौरन अपना फोन निकालकर उसमें अपने घर का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। वो देखता है कि उसकी खिड़की पर वो पत्थर और किसी ने नहीं बल्कि निशा ने फेंका था। वो फुटेज देखकर युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे अब समझ आ गया था कि ये सब निशा, विवेक और सुहानी का प्लान है। इधर निशा, सुहानी और विवेक विशिंग वेल के सामने खड़े थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिसकी आवाज उन तीनों को साफ सुनाई दे रही थी। तीनों हिम्मत करके वहां आ तो गए थे, लेकिन उन्हें अब डर लग रहा था। विवेक धीमी सी आवाज में सुहानी से कहता है, सुहानी, तुम्हें कुछ फील हो रहा है। विवेक की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे की वजह से वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। इससे पहले सुहानी कुछ कह पाती, उन तीनों को एक आदमी की भयानक आवाज में एक अजीब सा मंत्र सुनाई देने लगता है। वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो आवाज सुनकर सभी के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो डर से कांपने लगते हैं। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके सामने कौन आ रहा है। निशा डरते हुए सुहानी का हाथ पकड़कर कहती है, सुहानी। सुहानी भी आंखों में खौफ लिए उस कुएं को देखकर कहती है, वो आ रहा है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।